नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर करें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ आज हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दिया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बताइए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल के कर्मी हैं उनके लिए। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ साथ में आप लोग आंसर देते हुए रहा करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 76। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। आइए बात करते हैं इन 76 वीरता पुरस्कारों में किसको किसको कीर्ति चक्र मिलेगा, शौर्य चक्र मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया जाएगा जो सभी मरणोपरांत दिए जाएंगे। ठीक है, तो 4 जो है 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया जाएगा मरणोपरांत। वही 11 जो है शौर्य चक्र दिया जाएगा जिसमें से 5 लोगों को जो है मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें 52 वीरता के लिए जो है सेना पदक, 3 वीरता के लिए नौसेना पदक और 4 वीरता के लिए वायु सेना पदक जो है वो शामिल है किसमें दोस्तों, इस 76 वीरता पुरस्कार में। वहीं बात करें राष्ट्रपति ने सेना के लिए 3 मेंशन इन डिस्पैच की भी स्वीकृति दी है। इनमें विभिन्न सैन्य कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वायुसेना का एक कर्मी भी शामिल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे नौसेना का, यहाँ पे जो सेना का एक कुत्ता था जिसका नाम है मधु, उसको भी मरणोपरांत जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है, सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने जो है भारतीय तटरक्षक के कर्मियों को राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक और 5 तटरक्षक पदक प्रदान करने की भी स्वीकृति यहाँ पे प्रदान की है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा 76 लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें 4 जो है कीर्ति पुरस्कार है और 11 जो है शौर्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्वाधीनता दिवस के ही अवसर पर कुल 53 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक दिए जाने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, कितने लोगों को, 53 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक भी दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें से देखा जाए 3 कर्मियों को अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक और कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक के लिए चुना गया। ठीक है, यहाँ पे अग्निशमन सेवा की बात करें तो अग्निशमन सेवा नागरिक रक्षा होमगार्ड के कर्मियों को प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक के साथ साथ वीरता पदक और उत्कृष्टता सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं। तो हर साल देखा जाए 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो है जो हमारे सेना है उनकी वीरता के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्निशमन पुरस्कारों के लिए जो है सेवा पदक के लिए 53 कर्मियों को चुना गया है। और वहीं भी बात करें 76 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जो सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उनके कर्मियों को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पारंपरिक चिकित्सा पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका करेक्ट आंसर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पारंपरिक चिकित्सा पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो इसी यानी कि 17 अगस्त आज की तारीख से शुरू होगा। कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। तो आज यानी कि 17 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। और ये देखा जाए, ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो आयुष मंत्रालय और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है। ये 2 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में देश के जो अनुभवी और विशेषज्ञ जो है वो भाग लेंगे जो कि पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित होंगे। यहाँ पे देखिए, इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियेसस के द्वारा। ठीक है, और किनकी किनकी उपस्थिति में, तो जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। किसके द्वारा,
WHO के महानिदेशक के द्वारा। सम्मेलन में ध्यान रखिएगा, जो इससे सम्मेलन जो है विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए एक क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति और साक्ष्य आधारित ज्ञान पर विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। इसका लक्ष्य क्या होगा? तो सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। इस पारंपरिक, ध्यान रखिएगा, ये जो पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन है इसका उद्देश्य होगा। अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना का, ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जो की गई थी वो WHO ने किया था, 2022 में किया था। किसके सहयोग से? तो भारत सरकार के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी शायद एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्लोबल सेंटर फॉर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। WHO के द्वारा किया गया था, भारत सरकार के सहयोग से। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कहां पे। तो हमने क्या देखा? पारंपरिक चिकित्सा पर जो पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वो गांधीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में किस स्थान पर है। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में पूछ रहा है, भारत की स्थिति पूछ रहा है कि किस स्थान पे। ऑप्शंस दोस्तों आप देख ही रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है डी है, चौथे स्थान पे भारत। ठीक है, तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता है उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया है। किसने किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। यह जानकारी जो है वो धारणीय ऊर्जा प्रथाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता वाले प्रमुख राज्यों पर प्रकाश डालती कि किस राज्य की जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो अधिक है, उच्चतम है, उन राज्यों पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन रणनीति की रूपरेखा भी तैयार की गई है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें अप्रैल 2023 तक देखा जाए तो 42.8 गीगावाट जो कि तटीय पवन की स्थापित पवन ऊर्जा के साथ भारत का जो स्थान है वो चौथे स्थान पे है। ठीक है, कितना गीगावाट है? तो 42.8 गीगावाट है। ठीक है, तटीय पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में। इसके बाद तो यहाँ पे भारत जो है, चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी है। उसके बाद जो है भारत का स्थान आता है किसमें दोस्तों? तटीय पवन ऊर्जा के मामले में। कितनी क्षमता है? अगर हम अप्रैल 2023 तक देखें तो 42.8 गीगावाट है। अगर हम तटीय पवन ऊर्जा संस्थान के द्वारा जो किए जाने वाले पवन संस्थान मूल्यांकन है उससे देखें, जो देश भर में सतह से 120 मीटर और 150 मीटर ऊपर क्रमशः देखा जाए कितने गीगावाट है, तो यहाँ पे जो है देखा जाए 695.5 गीगावाट और 1164 गीगावाट की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देश भर जो सतह से 120 मीटर और 150 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं शीर्ष प्रदर्शन करता देश, जो कि जमीनी स्तर से जो 120 मीटर की ऊर्जा पवन क्षमता में देखा जाए गीगावाट में, तो गुजरात सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो राजस्थान है, फिर कर्नाटक का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र का, फिर आंध्र प्रदेश। वही जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में देखा जाए गीगावाट में, तो राजस्थान का स्थान जो है वो पहले स्थान पे आ जाता है, फिर गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो यहाँ पे भारत का स्थान आता है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन आ जाता है? जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है, चीन जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, चाइना जो है वो पहले स्थान पे है, फिर दूसरे स्थान पे USA है, फिर तीसरे स्थान पे जर्मनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है आपके सामने ये जो शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश को कच्चा तीवू द्वीप दे दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जैसा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस दौरान जब मोदी जी संसद में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कच्चा तीवू जो है द्वीप की चर्चा किया था, तो इसलिए ये द्वीप जो है चर्चा में आ जा रहा है। और ये द्वीप किस देश को दे दिया गया है भारत के द्वारा? तो ये दे दिया गया था श्रीलंका को। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, रामेश्वरम, और यहाँ पे मन्नार, ठीक है, आइलैंड, और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कच्चा तीवू जो आइलैंड है, जो कि कभी भारत का हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, और इसको जो है अब श्रीलंका को दे दिया गया। ठीक है,
तो 10 अगस्त को जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर चर्चा के दौरान उन्होंने संसद में भाषण दिया और कच्छातीवु द्वीप पर जिक्र किया। अगर हम कच्छातीवु द्वीप की बात करें तो ये पाक जलडमरू है, जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है, ठीक है। और यह द्वीप देखा जाए तो किसके किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नैदुन तीवु जो कि श्रीलंका और रामेश्वरम भारत के बीच में स्थित है, ठीक है। इसका जो गठन किया गया था जो है 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है, 14th सेंचुरी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान देखा जाए तो ये 285 एकड़ की जो भूमि है वो भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता था। जब ब्रिटिशों का शासन था तो इस समय ये दोनों मतलब संयुक्त रूप से इस पे प्रशासन ब्रिटिश शासन चलाता था। रामनाथ के राजा यानी कि वर्तमान जो रामनाथपुरम तमिलनाडु है, ठीक है, ये राजा के पास देखा जाए कच्छातीवु द्वीप था और बाद में मद्रास जो है प्रेसिडेंसी के हिस्से में ये चला गया था। लेकिन 1921 की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए भूमि के इस टुकड़े पर दावा किया था और विवाद जो है अनसुलझा रह गया। तो बाद में आगे चल करके 1921 में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में इस द्वीप को लेकर के विवाद हो गया था, किसके लिए, मछली पकड़ने के लिए। लेकिन ये अंग्रेजों के समय में ये जो है ये द्वीप का जो विवाद है ये अनसुलझा रह गया था। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब 1947 आया तो देश ने सिलोन यानी कि जो श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था और अंग्रेजों के बीच स्वतंत्रता पूर्व इस क्षेत्र के विवाद को हल करने की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में देखा जाए इसकी भौगोलिक स्थिति को ऐसा जो है मजबूत नहीं समझा गया, बहुत इसका जो है महत्वपूर्ण नहीं समझा गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और उन्होंने 1974 में कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति को अनदेखा करते हुए या फिर उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है या फिर ये भौगोलिक स्थिति से इतना महत्वपूर्ण स्थान द्वीप नहीं है, ये सोच करके उन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो इसी चीज को उन्होंने भाषण में ये बात कही है कि जो इंदिरा गांधी के समय में कच्छातीवु द्वीप जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया था और ये चर्चा हुई है। तो ये द्वीप आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करना है। तो प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का जो भारत का लक्ष्य है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी है, ठीक है, 2030 तक। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6% से बढ़ाकर, अभी देखा जाए जो प्राकृतिक गैस का अंश है वर्तमान में भारत का 6% है, जिसको 2030 तक जो है 15% यानी कि तिगुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा। तो लोकसभा में एक उत्तर में, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया कि इस द्वीप में प्राकृतिक गैस ग्रिड पाइपलाइन के विस्तार, सिटीज गैस वितरण नेटवर्क में विस्तार सहित कई उपाय किए जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में देखा जाए प्राकृतिक गैस का जो सकल घरेलू उत्पादन था वो लगभग 20% तक बढ़ा है, ये बताया गया उनके द्वारा, ठीक है। और यहां तक हरदीप सिंह पुरी ने जो है घरेलू जैव ईंधन उत्पादन की जरूरतों पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात में क्या करेगा, कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंततः यह नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने यानी कि भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्राकृतिक गैस उत्सर्जन को 3 गुना बढ़ा करके कितना 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में देखा जाए ये लगभग 6% है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा, ठीक है। 9वें इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है और ये सम्मेलन देखिए कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 9वां इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन, ठीक है, कहाँ, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन देखिए ध्यान रखिएगा, यह प्रतिष्ठित सम्मेलन की बात किया जाए तो ये एमएसएमई विकास मंच द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें नीति निर्माताओं और छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान किया है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एमएसएमई विकास मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। 9वां था ये, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यानी कि मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव
कहाँ शुरू हुआ है? तो ये 3 दिवसीय उत्सव है, ठीक है, जो कि भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला उत्सव है। ये भारत उत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, यूएई का जो सबसे बड़ा शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का, दुबई में, ठीक है। तो भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है भारत उत्सव, इसका जो आयोजन शुरू हुआ है वो दुबई में शुरू हुआ है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्देश्य देखिए क्या है, देश की जो विविध सांस्कृतिक समृद्धि है उस विविध सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना, यही इसका भारत उत्सव का उद्देश्य है। उत्सव के जो पहले दिन देखा जाए, जो जितने भी सभी राज्य हैं जो भारत के, और सभी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो कलाकृतियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, जो पहला दिन होगा, ठीक है। उत्सव में क्या किया जाएगा, संपूर्ण भारत की जो शास्त्रीय भारतीय संगीत प्रदर्शन है, जो सांस्कृतिक प्रदर्शनियां हैं, जो वाद्य संगीत है और जो नृत्य है उनको भी शामिल किया जाएगा, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक तरीके से जो भारत की विविध संस्कृति है उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए भारत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम महोत्सव के मुख्य लक्ष्य की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति को उजागर करना है, और जैसा कि विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करना है। किसका उद्देश्य दोस्तों, किसका लक्ष्य? तो ये भारत उत्सव का कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, उड़ीसा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है या फिर राजस्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत किया है। किसने किया है? तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये गहलोत ने देखिए कुछ लाभार्थियों को अन्न पैकेट भी वितरित किए इस दौरान। इस योजना के तहत देखिए राजस्थान में 1.04 करोड़ से अधिक जो परिवार हैं उनको मुफ्त में क्या किया जाएगा, भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। गैर NFSA, ठीक है, परिवार जिन्हें महामारी के दौरान जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, उन्हें अन्नपूर्णा राशन किट योजना के तहत मुफ्त राशन भी किट प्रदान किए जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अन्नपूर्णा पैकेट, जो भोजन पैकेट वितरित करने के लिए जो राशन डीलर्स हैं उनको जो मिलने वाला कमीशन था, जो पहले 4 रुपए था, उसको बढ़ा करके 10 रुपए प्रति किट कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है शुरू की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे यूके संसद यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों किसे किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो ये यूके संसद के जो है हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है मायरा ग्रोवर को किया गया, ठीक है। तो ये लेखिका है और साथ ही साथ ये नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन के सचिव हैं, जिनका नाम है मायरा ग्रोवर। इनको यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा क्या किया गया, मानसिक कल्याण पर, ठीक है, मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वहां पे एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया और वहां पे समाज में उनके योगदान की एक उल्लेखनीय मान्यता जो है वहां पे प्रदान किया गया उन्हें। पुरस्कार समारोह में देखा जाए ब्रिटेन की जो संसद की प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड में हुआ है और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक है, ठीक है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो भारत सरकार की विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का सहयोग प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है, जो यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। तो आज के लास्ट हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना में शामिल नवीनतम हैरान मार्क 2 का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में हैरान मार्क 2 जो है शामिल किया गया। ये क्या है? एक मिसाइल है या फिर एक हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट है या फिर एक ड्रोन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, वीडियो को साथ में शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है डी है, ठीक है, ड्रोन है ये, ठीक है। हैरान मार्क 2 क्या है? ये एक ड्रोन है। तो भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हैरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, ठीक है, किसमें? वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में। जिनमें देखा जाए अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें हैरान मार्क 2 ड्रोन की, तो इसमें क्या है? स्ट्राइक क्षमता है और एक ही उड़ान में देखा जाए तो ये चीन और साथ ही साथ जो भारत के पड़ोसी है पाकिस्तान, उन दोनों की सीमाओं पर ये ड्रोन निगरानी रख सकता है। यहाँ पे देखिए जो 4 नए हैरान मार्क 2 ड्रोन जो कि शामिल किए गए हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हो सकते हैं, उनके उत्तरी क्षेत्र में एक अग्रिम हवाई अड्डे पर तैनात किया जा रहा है, ठीक है।
हैनान मार्क 2 शामिल होना जो है भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो भारतीय सीमा है, ठीक है, उन पर निगरानी रखने के लिए जो है मार्क 2 ड्रोन को, हैरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है, इंडक्ट किया गया है किसमें, भारतीय वायुसेना में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम है, क्या थीम थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्री के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया है, अनवारुल हक काकर को। हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया। ये अभियान कब से कब तक चलाया गया था दोस्तों, तो 13 से लेकर के 15 अगस्त, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो है आयोजित किया गया था। बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, तो मूल्यो हांडोआ को किया गया है। वही बात करें 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया, जियो हैप्टिक को दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।